चलिए आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, ठीक है। ओम्स लॉ की, रेजिस्टेंस के रिलेटेड, व्हीटस्टोन ब्रिज के रिलेटेड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, ठीक है। 3-4 न्यूमेरिकल करेंगे, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स रहेंगे, ठीक है ना। चलो आपका पहला क्वेश्चन है, a thick wire of resistance 10 ohm stretched to form a thin wire such that its length becomes 3 times, ठीक है। What will be its new resistance? तो आपको दिया है यहाँ पे कि एक वायर है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, आप क्वेश्चन समझ लिए मतलब आपका आधा क्वेश्चन बन गया, ठीक है। एक वायर है, उसको स्ट्रेच करके, ठीक है, उसको स्ट्रेच करके, ठीक है, उसको स्ट्रेच करके उसको और पतला किया गया। एक मोटा वायर है, उसको स्ट्रेच करके पतला वायर किया गया है, ठीक है। तो उससे उसकी पहली जो रेजिस्टेंस थी, जो स्ट्रेच करने से पहले जो रेजिस्टेंस थी वो कितनी थी? 10 ओम थी, ठीक है। और स्ट्रेच करने के बाद उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी हम लोग को ये बताया। जब इसमें कंडीशन दिया है कि लेंथ को मैं इंक्रीज करके, लेंथ पहले L था तो उसको मैं 3 टाइम्स L कर दूं, ठीक है। लेंथ को मैं इंक्रीज करके, लेंथ पहले L था उसको मैं 3 टाइम्स कर दिया, ठीक है। चलो इसके लिए हम लोग अब कुछ कुछ कंडीशन लेना चालू करते हैं, ठीक है। चलो हम लोग पहला अगर सिचुएशन ले लिए, बिफोर स्ट्रेचिंग, बिफोर स्ट्रेचिंग, ठीक है। स्ट्रेच करने से पहले, स्ट्रेच करने से पहले क्या है? R1 इज इक्वल टू क्या था? 10 ओम था, ठीक है ना। R1 इज इक्वल टू 10 ओम था, रो इज इक्वल टू तो रो ही रहेगा, है कि नहीं। L इज इक्वल टू था, L1 इज इक्वल टू क्या था? L1 ही था, पहले L1 लेंथ था, है कि नहीं। और क्या था? A, है ना। R की वैल्यू, R का जो फॉर्मूला था क्या था? R इज इक्वल टू रो L बाई A, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, R इज इक्वल टू रो L बाई A, ठीक है। A1 यहाँ पे था अलग, यहाँ पे A, यहाँ पे क्या हो गया? A क्या हो जाएगा? यहाँ पे A1 हो जाएगा, है ना। A यहाँ पे क्या हो जाएगा? A1 हो जाएगा। मतलब जब मैं उसको खींचूंगा, पतला वायर मोटा हो जाएगा, मतलब मोटा वायर वो पतला हो जाएगा, तो क्या होगा? राइट सी बात है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा कि नहीं होगा? क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होगा। चलो ठीक है, समझ में आया, है ना। अब आफ्टर स्ट्रेचिंग का मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, आफ्टर स्ट्रेचिंग, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा? R2 बन जाएगा, रेजिस्टेंस R2 बन जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस चेंज हो गया, लेंथ चेंज हो गया, एरिया चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा उसका, क्योंकि रेजिस्टेंस L और A पे डिपेंड करता है, ठीक है कि नहीं। चलो अब उसका रो तो उसका रो ही रहेगा, रेजिस्टिविटी तो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी तो कभी चेंज होगा नहीं होगा, है कि नहीं। चलो समझ में आया, यहां तक भी समझ में आ गया। अब अगला L यहाँ पे जो 2 था, L2 था, वो क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ L1, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया है? 3 टाइम्स हो गया, ठीक है। L2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स L1 दिया हुआ है, मतलब वो क्या हुआ है? 3 टाइम्स बढ़ गया है। पहले L1 था, अब 3L हो गया, पहले L1 था, अब 3 टाइम्स L1 हो गया, ठीक है। तो L2 इज इक्वल टू मैं 3 टाइम्स L1 लिख सकता हूं क्या? सेकंड वाले केस के लिए, ठीक है ना। चलो, है ना, ऐसा लिख देता हूं। चलो यहाँ पे A1, यहाँ पे क्या हो जाएगा? A1 हो जाएगा, यहाँ पे A2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लो, एक काम करो, रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू रो L बाई A, L1 बाई A1, इतना मैं लिख दिया, ठीक है। अब यहां पे भी ऐसे लिख देता हूं, मैं आप लोग एकदम ध्यान से, एकदम अच्छे तरीके से समझा रहा हूं, ठीक है। आप लोग इसको देखिएगा, देखने का समझने की कोशिश करिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे भी रो हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा L2 बाई A2, L2 बाई A2 होगा कि नहीं होगा? चलो अब मैं इसमें क्या कर रहा हूं? ऊपर नीचे इसमें क्या कर रहा हूं? L1 का मल्टीप्लीकेशन कर दे रहा हूं, L1 का मल्टीप्लीकेशन कर दे रहा हूं, ठीक है। L1 का मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई L1, ठीक है, इन डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, ठीक है। तो R1 क्या हो जाएगा? R1 हो जाएगा रो L1 का स्क्वायर अपॉन A1 इंटू L1, होगा कि नहीं होगा? होगा, जरूर है, होना जरूरी है। इसमें भी सेम टू सेम मेरे को क्या करना है? मल्टीप्लाई L2 in numerator and denominator, ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है ना। मेरे को इसको समझाने का बाद आपको एक ही तरीका, मतलब इसको मतलब लिखने का एक ही तरीका, आपको समझाना, लेकिन लिखने का एक ही मेरा मतलब है कि आप लोगों को इसको समझाऊं कैसे, ठीक है ना। तो R2 इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं? R2 इज इक्वल टू लिख सकता हूं रो L2 का स्क्वायर अपॉन A1 L2, A1 L2, इतना तक से लिख सकता हूं क्या मैं? हाँ, इतना तो लिख ही सकता हूं, ठीक है। चलो अब मान लो
ये एक सिलेंडर था, ठीक है, ये एक सिलेंडर था, एकदम ध्यान से सुनना मेरी बातों को भी, ठीक है। ये एक सिलेंडर था जिसका ये वाला पोर्शन था एरिया और ये वाला पोर्शन था लेंथ। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकलता था? वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ। एरिया इंटू लेंथ होता है क्या? वॉल्यूम, हाँ होता था, क्योंकि ये वाला 2 पाई आर मान लो, है कि मान लो यार पाई आर स्क्वायर, सॉरी वाला पाई आर स्क्वायर होता था एरिया और लेंथ, पाई आर स्क्वायर क्या होता था? सिलेंडर का वॉल्यूम होता था, नहीं होता है, हर जगह ऐसे होता है। एरिया इंटू लेंथ क्या होता है? वॉल्यूम होता है ना। तो चलो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? R1 इज इक्वल टू रो L1 का स्क्वायर अपॉन रो L1 का स्क्वायर अपॉन क्या लिख सकता हूं मैं? अपॉन वॉल्यूम। इसको क्या लिख सकता हूं? A1 into L1 is equal to A1 into L1 is equal to वॉल्यूम V1, ठीक है। यहां पर मैं साइड में लिख देता हूं A1 into L1 is equal to वॉल्यूम, क्योंकि क्या होता है, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ क्या होता है? वॉल्यूम होता है। तो यहां पे मैं वॉल्यूम लिख दिया, ठीक है। सिमिलरली फॉर R2 इज इक्वल टू रो L2 का स्क्वायर अपॉन V2 का V2, ठीक है। A2 इंटू L2 कितना हो गया? V2 हो गया, ठीक है। A2 इंटू L2 इज इक्वल टू V2, ओके। चलो क्या समझ आ गया? अब देखो मैं तार को पकड़ा ऐसे और खींच दिया, तार को ऐसा पकड़ा ऐसे खींच दिया, उसको 3 गुना लेंथ कर दिया, वॉल्यूम चेंज हुआ क्या? नहीं, मतलब जो पहले वॉल्यूम थी वो बाद की वॉल्यूम क्या होगी? सेम होगी। जो पहले वॉल्यूम है, पहले की वॉल्यूम और बाद की वॉल्यूम क्या होगी? सेम होगी। सिंस वॉल्यूम रिमेन्स सेम, देन ठीक है V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V, ठीक है। वॉल्यूम को मैं V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3, ठीक है, ये ले लिया है ना। तो R1 इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो गया? रो L1 का स्क्वायर अपॉन V और R2 क्या हो गया मेरे पास? रो L2 का स्क्वायर अपॉन V, ठीक है। डिवाइडिंग बोथ, अब मैं क्या करूंगा? दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूं। दोनों को डिवाइड किया, ठीक है। चलो R1 इज इक्वल टू रो L1 का स्क्वायर अपॉन V डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू यहां क्या आएगा? रो L2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय V, ठीक है। रो रो कट, V V कट, तो कितना आ गया मेरा? L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर, या फिर मैं ऐसे इसको लिख देता हूं L1 का स्क्वायर अपॉन L2 का स्क्वायर, लिख सकता हूं। सारे सारे तो कट गए। R1 इज इक्वल टू L1 L2 R1 by R2 इज इक्वल टू L1 L2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, चलो R1 by R2 इज इक्वल टू L1 by L2 का होल स्क्वायर। अब ये बताओ मेरे को, यहां पे लिखता हूं मैं, ठीक है, यहां पे लिखता हूं मैं। अब ये बताओ मेरे को L2 की वैल्यू क्या है? 3 टाइम्स ऑफ L1 है क्या? L2 की वैल्यू कितना है? 3 टाइम्स ऑफ L1 है क्या? L2 की वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ L1 है, अपन लोग यहाँ पे रख देते हैं। L2 की वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ L1 है, अपन लोग रख देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रखा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन 3 टाइम्स ऑफ L1 का होल स्क्वायर, ठीक है। 3 टाइम्स ऑफ L1 एकदम आसान है। यहाँ पे L2 की जगह पे 3 टाइम्स ऑफ L1 है, वहां पे तो क्वेश्चन में ये कंडीशन की मतलब कि 3 टाइम्स मैं लेंथ को बढ़ा दिया, L कट, तो क्या मिल गया मेरे को? R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 9, ठीक है, 1 अपॉन 9। अब R1 की वैल्यू क्या थी मेरे को कोई बता दो? R1 की वैल्यू क्या थी मेरे को कोई बता दो? 10, ठीक है, 10 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 9, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो एकदम आसान, ये इधर ये से मल्टीप्लाई होगा, ये से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा मेरा? R2 इज इक्वल टू 90 ओम, ठीक है। जो न्यू रेजिस्टेंस फॉर्म है वो क्या हो गया? 90 ओम, ठीक है। इसमें सारा का सारा क्वेश्चन बहुत इजी था, सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट हम लोग को लगाना था कि अगर वायर को मैं स्ट्रेच करूं, मोड़ू तोड़ू, जो भी करूं, मेरा वॉल्यूम सेम रहना है, ठीक है। तो इसीलिए नीचे वाले जो एरिया है, जो नीचे वाला एरिया था, मैं उसको किसमें कन्वर्ट किया? वॉल्यूम में कन्वर्ट किया, ओके, ठीक है। चलो इसको मैं यहां तक आपको समझ में आ गया?
आपको क्वेश्चन है, two resistors when joined in series give a resistance of 18 ohms, when joined in parallel gives a resistance of 4 ohms, find out the individual resistance। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में एक बार सीरीज में ऐड किया है, एक बार पैरेलल में ऐड किया है, दो रेजिस्टेंसेस को बाद एक बार सीरीज में ऐड किया है, रेजिस्टेंस इन सीरीज कितना होता है 18 ओम्स दिया हुआ है, ठीक है ना, और रेजिस्टेंस इन पैरेलल कितना दिया है 4 ओम दिया। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर दो रेजिस्टेंस है, दोनों को अगर सीरीज में वो कर रहा हूं, ठीक है, दोनों को मैं सीरीज में कर रहा हूं तो क्या आएगा, वो रेजिस्टेंस को अगर मैं सीरीज में ऐड कर रहा हूं तो 18 आ रहा है, और पैरेलल में ऐड कर रहा हूं तो 4 आ रहा है, ठीक है। लेट रेजिस्टेंस बी, लेट टू resistance be R1 and R2, ठीक है, एंड R1 एंड R2 दो रेजिस्टेंस है मान लो, ठीक है ना। तो सीरीज में कनेक्ट करते क्या होता है, रेजिस्टेंस अगर कोई दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड रहता है तो क्या होता है, दोनों सिंपली ऐड हो जाते हैं, ठीक है ना। मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 18 ओम्स लिख सकता हूं, 18 ओम्स लिख सकता हूं, क्या जाहिर सी बात है लिख सकता हूं, एकदम आसान है ना। अब पैरेलल की बात करते हैं, 1 by R1 plus 1 by R2 is equal to 1 by 4 लिख सकता हूं, ठीक है। क्या होता है, इक्वल टू 1 by R होता है कि नहीं, यहाँ पे R की वैल्यू क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे 4 है कि नहीं, फॉर्मूला में 1 by R है ना। तो चलो यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया है ना। मैं कुछ नहीं किया, रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल का जो कंडीशन होता है उसको मैं लिख दिया है ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं, हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। ये कैसे आ जाएगा, R2 प्लस R1 डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2, ठीक है। ये वाला इधर गया, ये वाला इधर गया, मल्टीप्लाई एलसीएम निकाल के, ठीक है ना, इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 1/4 आ गया, ठीक है। चलो 1/4 आ गया है ना, हमारे पास 1/4 तक हम पहुंच चुके हैं। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, R2 प्लस R1 इंटू 4 इज इक्वल टू R1 इंटू R2, ठीक है। ये वाला इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये वाला इधर मल्टीप्लाई हो गया, ध्यान से देखना, न्यूमेरिकल बहुत गड़बड़ी है, ठीक है। ये वाला इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये वाला इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो ब्रैकेट में आके इसको मल्टीप्लाई कर 4 और ये वाला इनटू 1 हो गया, ठीक है। अब ये बताओ मेरे को R1 प्लस R2 इज इक्वल टू कितना है, कहीं भी क्वेश्चन में लिखा है क्या, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू कितना है, लिखा है ना भाई, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 18 ओम लिखा हुआ है, ठीक है, 18 ओम। तो इसको मैं रिप्लेस कर दिया किससे, इसको मैं रिप्लेस कर दिया किससे, 18 ओम से, ठीक है, किससे 18 ओम से, क्योंकि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 18 ओम है, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूं 18 इंटू 4 इज इक्वल टू R1 इंटू R2, मतलब 72 इज इक्वल टू R1 इंटू R2, ठीक है। अब मेरे पास दो इक्वेशन मिल गया मेरे को, एक ये और एक ये, इसको मैं आसानी से सॉल्व कर सकता हूं, एकदम आसान है, ठीक है, एकदम आसान है, एकदम आसानी से इसको सॉल्व कीजिए और आंसर लाइए, ठीक है। तो इसी से आगे अपन लोग इसको सॉल्व करना सीखते हैं, ठीक है। इससे मैं लिख देता हूं, मान लो R2 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू, हाँ R2 इज इक्वल टू, यहां पे लिखता हूं R2 इज इक्वल टू 72 अपॉन क्या, 72 अपॉन क्या, 72 अपॉन R1, है ना। कुछ नहीं किया, R1 को यहां डिवाइड कर दिया, कुछ नहीं किया, R1 को यहां पे डिवाइड कर दिया, R2 इज इक्वल टू, ठीक है। इसको मान लो इक्वेशन 1 लिख देता हूं मैं, ठीक है। अब मान लो यहां पे है, मान लो यहां पे है R1, ठीक है, R1 प्लस यहां पे R2 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, ठीक है, R2 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 71 बाई R लिख दूं क्या मैं, मेरे को आसानी होगा क्या, 71 बाई R1 लिख देता हूं मैं, 72 बाई R1 लिख देता हूं यहां पे, 72 बाई R1 इज इक्वल टू कितना, यहां पे 18 ओम्स। कुछ नहीं किया हूं मैं, एकदम कुछ नहीं किया हूं, इसको मान लो मैं इक्वेशन 1 नाम दे दिया, सॉरी इसको रहने दो, ठीक है, कुछ नहीं किया। ये वाला जो R2 था, ये वाला जो R2 था उसको यहां रख दूंगा, ये वाला R2 मैं यहां रख दूंगा, ध्यान से देखना, ठीक है, एकदम ध्यान से देखना इसको, है ना। चलो इतना समझ आ गया, चलो इसको सॉल्व कर दो। ये हो गया R1 का स्क्वायर प्लस 72, R1 प्लस का स्क्वायर प्लस 72 डिवाइडेड बाय R1 इज इक्वल टू 18। एलसीएम R1 का स्क्वायर है कि नहीं, यहां से आप एकदम बेसिक मैथमेटिक्स है, यहां के बाद से कोई
मतलब एकदम रॉकेट साइंस की, एकदम बेसिक मैथमेटिक्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको मैं कैसे कर दिया, r1 का स्क्वायर प्लस 72 इज इक्वल टू 18 टाइम्स ऑफ r1, ठीक है ना। r1 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 72 इज इक्वल टू 18 टाइम्स ऑफ r1, है ना। उसको इधर से इधर लेके आओ, इधर मल्टीप्लाई कुछ नहीं होगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, मतलब सॉरी इसको इधर लेके आ जाओ, r1 का स्क्वायर माइनस 18r1 प्लस 72 इक्वल टू 0, 72 इज इक्वल टू 0। मेरे को एक इक्वेशन मिल गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में को आता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में हम लोग कैसे करना पड़ता है, जो 72 है उसको हम लोग को ऐसे देखना है, 72 को हम लोग ऐसे देखना है कि वो कौन से दो टर्म की मल्टीप्लिकेशन से बन रहा है जिसका समेशन 18 हो, है कि नहीं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अपन लोग मैथ से पढ़े होंगे, है ना। चलो मैं इसको कैसे एक्सपेंड कर सकता हूं, r1 का स्क्वायर माइनस 12r1 माइनस 6r1 प्लस 72 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, बहुत आसान, बहुत ज्यादा ही आसान, ठीक है। अब एक काम करो, इन दोनों में से r1 कॉमन ले आओ, इन दोनों में से r1 कॉमन ले आओ, r1 कॉमन आया, बचा क्या, r1 माइनस 12 बच गया, ठीक है। इन दोनों में से मान लो 6 कॉमन ले आया मैं, माइनस 6 कॉमन ले आया, माइनस 6 कॉमन ले आऊंगा, इसमें से माइनस कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा, माइनस बच जाएगा, यहाँ हो गया r1 माइनस 12 यहाँ पे बच गया, ठीक है ना। 72 माइनस 72 में से 6 कॉमन ले आया तो कितना बच जाएगा, 12 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0। मतलब r1 माइनस 6 इंटू r1 माइनस 12, r1 माइनस 12 इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू 0 हो गया। मेरे को समझ में आ गया, सॉल्व तो कर दिया मैं यहाँ तक, एकदम आसान है, ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स एकदम 9th-10th क्लास मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो r1 माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन बन गया, और r1 माइनस 12 इज इक्वल टू 0 मेरे को मिल गया। तो r1 की वैल्यू क्या मिल गई मेरे को, 6 और 12 मिल गई मेरे को, क्या मिल गई, 6 और 12 मिल गई मेरे को, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एकदम आसान है, r1 की वैल्यू तो मिल गई, अब r2 की वैल्यू निकाल देते हैं यहाँ के, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 इफ वी टेक r1 इज इक्वल टू 6, ठीक है, r1 इज इक्वल टू 6 में रख दिया मैंने, ठीक है। तो r2 इज इक्वल टू 72 बाई r1 इज इक्वल टू 72 बाई 6 इज इक्वल टू 12, मतलब r2 इज इक्वल टू 12, ठीक है, r2 इज इक्वल टू 12 है। मान लो फ्रॉम इक्वेशन 1 इफ वी टेक, दो वैल्यू है ना, एक बार 6 रखना पड़ेगा, एक बार 12 रखना पड़ेगा, टेक r1 इज इक्वल टू 12 है कि नहीं। तो r2 इज इक्वल टू सॉरी r1 इज इक्वल टू नहीं r2 इज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 6, मतलब r1 की वैल्यू अल्टीमेटली कभी भी 6 आ रही है और r2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 12 आ रही है, या फिर r1 की वैल्यू कभी 12 आ रही है या फिर r2 की वैल्यू कभी 6 आ रही है। मतलब दोनों इतना तो पता चल गया कि दोनों रेजिस्टेंस 12 और 6 उनके थे, जिनका सीरीज में कॉम्बिनेशन किया तो 18 आया, इनका सीरीज में कॉम्बिनेशन किया तो 18 आया, और पैरेलल में कॉम्बिनेशन किया तो कितना आया, पैरेलल में कॉम्बिनेशन किया तो कितना आया, 4 आया, ठीक है। ये क्वेश्चन फिजिक्स का था ही नहीं, ये क्वेश्चन फिजिक्स के लायक है ही नहीं, ये क्वेश्चन है सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स का। सिर्फ आपको अगर सीरीज पैरेलल का अगर ये आपको जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता है तो ये आप क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं, ठीक है।